नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तृतीय वर्ष कला। और बच्चों, बात कर रहे हैं हम प्रथम प्रश्न पत्र की, राजधानी भारत का इतिहास। और उसमें मैं आपको बता रहा था उदारवादी और उग्रवादी, गर्मपंथी आंदोलन। और गर्मपंथी के आंदोलन के समानांतर एक आंदोलन चला जिसे तिलक ने एक नारे के रूप में दिया कि जन स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। ठीक इसी समय में स्वदेशी आंदोलन भी चला और परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों का जुझारू राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार में उपयोग करने के हिसाब से ये आंदोलन चला गया। खुद बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कि स्वशासन, स्वधर्म, स्वराज्य, इन सबको अगर मिक्स करेंगे तो हमारा स्वदेशी निकल कर बाहर आएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने खुद ने भी ये कहा कि स्वदेशी से अपने चरमोत्कर्ष के दिनों में हमारी सामाजिक एवं राष्ट्रीय घरेलू जिंदगी चित्रों से रंग भर दिया है। अरविंद घोष भी इसी बात को कहते हैं कि स्वराज्य आधुनिक परिस्थितियों में भारत के प्राचीन स्वराज्य जो है स्वप्न की कल्पना है और वो बहुत अतिपूर्ण होनी है। यानी बड़े बड़े नेताओं ने और इसको क्रियान्विति लाला लाजपत राय जो है, विपिन चंद्र पाल, इन सब के अनुसार होने लग गई थी। आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की भावना पर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और ऐसा लगने लगा कि भारत के गांवों में सामाजिक और आर्थिक पुनर्जन्म हुआ है। स्वदेशी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया तथा अरविंद घोष और तथा इनके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। अगस्त 1506 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। स्वदेशी के देश के विभिन्न जो स्वदेशी उद्योग थे, गाँव के कुटीर उद्योग थे, निजी उद्योग थे, उन सबको प्रोत्साहन दिया गया। हस्तकरघा कारखाने, फैक्ट्रियाँ, बैंक, सोसाइटियाँ, सहकारी समितियाँ, ग्राम पंचायत, इन सबको महत्व दिया गया। यानी हर व्यक्ति जिसमें पक्षदार भी भारतीय हो और निर्णायक भी भारतीय हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। सांस्कृतिक की बात करें, स्वदेशी के जगत में प्रभाव किया गया। इसमें राष्ट्रीय तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने रजनीकांत दवे, द्विजेंद्रनाथ देव, मुकुल राय, सैयद अबू मोहम्मद आदि ने विभिन्न अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से देश में संस्कृति का अधिक प्रचार करना शुरू किया। ये सब बात मैं उस समय कर रहा हूँ जब बंगाल का विभाजन हो गया भाषाओं के आधार पर और मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ठीक ये मस्तिष्क में हुई। और जब 1907 में मांग की जाती है कि नागपुर में रखा जाए सम्मेलन, तो उसे हटाकर सूरत में रखा गया और सूरत में वो विभाजन सामने आया। जन सहभागिता का दायरा बनाया गया, विद्यार्थियों से लेकर आम जन तक, और जो घर पे रहते थे अभिभावकगण, उन सबको इसमें गए, महिलाओं को, मुस्लिम लोगों को जो राष्ट्रीय थे, उन सबको इसमें जोड़ा गया। श्रमिक असंतोष उस समय जब हो रहा था व्यापारिक संघ में, उन विभिन्न व्यापारिक संघों को भी इसमें समावेश करके और ये कहा गया कि स्वदेशी आंदोलनों को हम उन आर्थिक व्यक्तित्व को जो हमारे देश को विभिन्न रसद सामग्री पहुंचा रहे हैं, वो निर्मित माल पहुंचा रहे हैं, उन पर गए, क्योंकि उनको भी जोड़ा जाए, क्योंकि धन निष्कासन इस समय बहुत बड़ी समस्याएं के रूप में सामने आ रहा था, इसलिए ऐसा जोड़े गए। इस पूरे आंदोलन का अब अगर हम बात करें कि स्वराज्य स्थापित करना है, ग्राम पंचायत स्थापित करनी है, हथकरघा स्थापन करना है, सांस्कृतिक महत्व देना है, व्यक्ति को खुद खड़ा करना है, इन शिक्षा हमारी देनी है, पुरातन जो हमारा मान्यताएं हैं वो सब लागू करनी है, दयानंद सरस्वती के वेदों को लौटाओ, उस नारे को पुनर्जीवित करना है। इन सब आंदोलनों का, इन सब तत्वों का, इन सब पहलुओं का अगर हम आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप देखें तो ये बात आती है कि भारतीय के प्रसार में जो है, जो गर्मपंथी नेता थे, उन्होंने स्वदेशी के प्रचार में बहुत जबरदस्त प्रभाव स्थापित किया और बहुत इसका प्रसार भी किया और आंदोलन पूरे संपूर्ण भारत में लेना। और इसी का प्रभाव हुआ कि 1911 में कालांतर में जाके बंगाल विभाजन का निर्णय लेना पड़ा वापस और लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन दीर्घकाल तक नहीं चल पाया। ब्रिटिश दमनकारी नीति रही। एक और बात थी कि 1905 में जब जापान जैसे छोटे से देश ने रूस को पराजित कर दिया, तब ये लगने लगा था कि छोटी सी शक्ति भी एक विशाल कार्य कर सकती है। अब आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी 2-3 वर्षों तक अपनी तेज धार रखने के बाद भी स्वदेशी आंदोलन समाप्त क्यों हुआ? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के प्रति कठोर दमनात्मक नीति अपनाई। ये नहीं था क्योंकि लॉर्ड कर्जन जा चुके थे और आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं लेता, एक विचारधारा चल रही थी और जब विचारधारा चल रही थी तो उसका परिणाम दीर्घ काल में आता है, संगठन के रूप में नहीं थे।
विभिन्न अब आप यद्यपि आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों को और असहयोग सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार और ये सबको लिया गया, लेकिन 1908 तक ये स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन अपने उन्माद यानी चरण भूमिगत क्रांतिकारी चरण से भिन्न था और ठंडा पड़ चुका था। कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े 1907 के सूरत अधिवेशन में दृष्टिगोचर हो चुके थे। असहयोग एवं सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत रूप से ही थे रहे तथा ज़्यादा व्यवहारिक रूप से उस पर अमल करने वाला परिदृश्य सामने नहीं आया। यद्यपि आंदोलन ने, ये स्वदेशी आंदोलन ने जन सामान्य की शक्ति को और ऊर्जा को उभारने का कार्य तो किया, किंतु इस शक्ति और ऊर्जा का संगठित रूप और एक निर्णायक या गोल ओरिएंटेड उसको नहीं बना पाए थे। कांग्रेस के नेताओं के जो मैंने आपको बताया था, असहयोग आंदोलन चलकर नेतृत्वहीन होता जा रहा था। तिलक को जेल हो गई थी और सूरत बंगाल विभाजन हो चुका था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि आम जनता ये जानती तो है कि इस तरीके का कार्य करना है, लेकिन इस तरीके का कार्य करके किस उद्देश्य की तरफ जाना है और उसको कितने समय में प्राप्त करना है, ये एक बेसिक कमी नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से ये आंदोलन थोड़ा सा शिथिल था। तो अब आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ, ये तो पता है कि उदारवादियों की नीतियों से उग्रवादी के जो तरीके थे वो उनको बल मिला। ये भी निश्चित है कि बंगाल विभाजन हुआ और प्रेस पे से स्वतंत्रता हटानी गई। ये भी निश्चित है कि आंदोलन का प्रभाव राजनीतिक जगत में सीमित नहीं रहा, अपितु साहित्य, विज्ञान, इन सब क्षेत्रों में भी रहा। ये भी एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी। आंदोलनों से लोगों की निद्रा टूटी, वे सामाजिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक कार्यों में एकता की बात करने लगे। स्वदेशी आंदोलन में उपनिवेशवादी विचारधारा और संस्थाओं का जो वास्तविक मंशा थी वो लोगों के सामने आने लगी कि वास्तव में पहले तुमको व्यापारिक गुलाम बनाया जाता है, फिर उसको राजनीतिक गुलाम बनाया जाता है, फिर व्यापारिक शोषण किया जाता है। ये बात भी सामने आने लगी। आंदोलन से प्राप्त हुए अनुभव से स्वतंत्रता संघर्ष की भावी राजनीति को प्राप्त करने में सहायता मिली। ये जो मोटे तौर पर बिंदु मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी स्वदेशी आंदोलन चलने लगा और उग्रवादी आंदोलन 2008 और उसके बाद हम देखे थे यूरोप में बल्कान संकट आने लगा और उसके धीरे हुआ 1915 में फिर गांधीवादी राजनीति प्रवेश करी। तो ये एक स्वदेशी आंदोलन के बारे में हमने सूक्ष्म अध्ययन किया था। धन्यवाद।